नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी के.आर. चौधरी। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत शानदार टॉपिक हमारा। उस टॉपिक का नाम है साहब उपसर्ग। और उपसर्ग में हमारी एक पहली क्लास हो चुकी है। उसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा ये है। पहली वाली जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने क्या बात की है भाई? तो पहले वाली जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने जो बात की है वो संस्कृत के उपसर्ग है, उनको लेकर हमने बात की है। संस्कृत के जो उपसर्ग है उनकी संख्या साहब 22 है। और 22 से जो उपसर्ग है उनको याद करने का जो दो तरीके हैं उनको लेकर हमने यहाँ पर आपके समक्ष बात की थी। कौन कौन से हैं भाई? आ, वी, नी, सम, प्र, सु, रस, पवन, बी, एंटिडी, रात्रि, तप, श्व, अपि। ये 22 उपसर्ग है हमारे। ये 22 उपसर्ग कौन से थे? संस्कृत भाषा के, है ना। ये 22 उपसर्ग संस्कृत भाषा के थे। और हिंदी भाषा के जो 22 उपसर्ग हैं उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो संस्कृत भाषा की जो 22 उपसर्ग है उनको याद करने का जो तरीका था उसके दो जो फॉर्मूले हैं वो आपके साथ में साझा किए गए थे। एक तो था आ, बी, नी, सम, प्र, सु, रस, पवन, बी, एंटिडी, रात्रि, तप, श्व, अपि। दूसरा था अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत और व्यंजनांत। इस रूप में हमने बात की थी। आज हम जो बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साहब हिंदी के उपसर्ग, है ना। हिंदी के जो उपसर्ग है उनको लेकर हम बात करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी के उपसर्ग हैं उनको लेकर हम बात करने वाले। हिंदी के उपसर्ग, और हिंदी के जो उपसर्ग है उनकी जो संख्या है वो भी हम कितने पढ़ने वाले हैं साहब? 22 पढ़ने वाले हैं। तो इनकी जो संख्या है वो साहब कितनी है? 22 है। उन 22 उपसर्ग को लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन से हमारे 22 उपसर्ग हैं उनको। तो इनकी जो ट्रिक्स है वो क्या है भाई? तो वो हो जाएगी आपका बिन, बहु, आप, सम, नाना, आधा, आधा, अन, ओसन, भर, लेना, लेना, क्योंकि, 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 उनका, चिरकु, क्योंकि उनका, चिरकु, 2, 3, 4, 5, ऊपर के। ये 22 उपसर्ग हो गए साहब हमारे। कौन से गए? ये हो गए 22 उपसर्ग हो गए हमारे। वो हिंदी भाषा के 22 उपसर्ग है वो हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हो जाएंगे? बिन हो जाएगा, बहु हो जाएगा, आप हो जाएगा, सम हो जाएगा, नाना हो जाएगा, अध हो जाएगा, अन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, स हो जाएगा, न हो जाएगा। इसके बाद में भर हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा साहब? उन हो जाएगा, का हो जाएगा, चिर हो जाएगा, कु हो जाएगा। इसके अलावा दो है, ती है, चा, चो है, पंच है, ऊ है, पर है और क है। ये 22 उपसर्ग हो गए हमारे। कौन सी भाषा के? हिंदी भाषा के। हम 22 उपसर्ग क्यों पढ़ रहे हैं? इसी प्रकार से संस्कृत भाषा के हो गए, हिंदी के हो गए और विदेशी भाषा के भी हम पढ़ने वाले हैं। उनकी संख्या भी साहब कितनी है साहब? 22 है। 22 उपसर्ग हम हिंदी भाषा, विदेशी भाषा की भी पढ़ेंगे, उनको भी ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि हर गेर कुशी लानादर, हम सब है नेक है ढाबसर, बेबाबत बिला, अल्को एन से कम बेस मिला। ये 22 उपसर्ग हो जाएंगे हमारे कौन सी? विदेशी भाषा के। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो हिंदी भाषा के जो 22 उपसर्ग है उनको लेकर हम बात करेंगे। और हमको इनको जो पढ़ने वाले हैं वो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे ताकि याद करने में आपको कोई दिक्कत है वो नहीं आए। ये पढ़ने का उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषा के जो 22 उपसर्ग हम पढ़ लेंगे तो जब भी उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आता है तो हमारा प्रश्न इसलिए गलत हो जाता है कि कभी हमें यही पता नहीं होता कि ऐसा कोई उपसर्ग भी होता है क्या, ऐसा कोई उपसर्ग भी होता है क्या। तो इस प्रकार से अगर हमें सभी उपसर्गों के बारे में पता चल जाएगा तो हमारा जो प्रश्न होगा वो हम आराम से सही हो पाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक एक उपसर्ग को लेकर। तो देखो पहला हमारा कौन सा उपसर्ग है साहब? तो पहला है आपका बिन उपसर्ग है। बिन है और बिन का जो मतलब होता है यहां पर हम बात करेंगे। बिन उपसर्ग हो गया, इसका जो मतलब होता है वो होता है साहब बिना। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो यहां पर हो जाएगा आपका बिन, बिन खाया, बिन खाया, बिन सोचा, बिन खाया, बिन सोचा, बिन बोला, बिन बोला, बिन देखा, बिन देखा। यहां पर हम बात करते हैं साहब जब भी कोई भी शब्द अगर हिंदी का होगा उसके साथ में हिंदी के उपसर्ग का ही प्रयोग होगा। अगर शब्द संस्कृत का है तो संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग होगा। और शब्द अगर विदेशी भाषा का है तो विदेशी भाषा के उपसर्ग का ही क्या होता है साहब? प्रयोग है वो होता है। तो यहां पर हम बात करें कि बिन खाया, बिन सोचा, बिन बोला, बिन देखा। तो देखा है, बोला है, सोचा है और खाया है, ये शब्द क्या हो गए साहब? हिंदी के हो गए। और हिंदी के साथ में इनके क्या लगे साहब? हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार के इन शब्दों का क्या हो जाएगा साहब? निर्माण है वो हो जाता है। आगे देखो भाई, बिन के बाद में हम बात करें तो फिर आता है हमारे पास में दूसरा जो उपसर्ग आ जाएगा वो हो जाएगा बहु। बहु का मतलब क्या होता है साहब? ज्यादा। ज्यादा या हम क्या बोल सकते हैं? अधिक। ज्यादा या अधिक है वो होता है।
अब ध्यान दीजिएगा, एक तो बहु है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा या अधिक हो जाता है। और एक जो हमारा जो उपसर्ग होगा बहु, ध्यान दीजिएगा बहु, इस बहु का मतलब होता है पुत्र वधु। इसका तो मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र वधु हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये तो क्या हो जाएगा, पुत्र वधु हो जाएगा। और ये जो हमारा कौन सा वाला भाई, यहाँ पर बहु, देखो वो छोटा वाला आएगा, ऋस्व स्वर का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब ज्यादा या अधिक होता है। और ये जो बहु आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र वधु हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब, पुत्र वधु का वो हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, समझ में आ गया। इस प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं होता, ये शब्द है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र वधु हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो इससे बनने वाले शब्द हैं उनको लेकर हम बात करते हैं। तो जैसे आ गया आपका बहुभुज, क्या जाएगा साहब, बहुभुज है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, बहुभुज बहुसंख्यक, बहुभुज बहुसंख्यक है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका बहुमत, शब्द क्या बन जाएगा साहब, बहुमत है वो हो जाएगा, है ना। बहुभुज बहुसंख्यक बहुमत है वो हो जाएगा। इसके अलावा बहु के बाद में क्या था साहब, आप आ गया। यहाँ पर हमारा कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, आप। तीसरा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा साहब, आप है वो हो जाता है। आप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है खुद, खुद या हम क्या बोल सकते हैं, स्वयं, खुद या स्वयं है वो हो जाएगा। जैसे कि आप बीती, क्या हो जाएगा, आप बीती है। इसी प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा साहब, आप कही है, आप बीती है, आप कही है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आप सुनी है, आप सुनी है। ऐसे शब्द क्या जाएगा भाई, आप देखी है, आप देखी है, आप सुनी, आप कही, आप देखी, और क्या हो जाएगा, आप बोली। तो यहाँ पर हम बात करें साहब, इस प्रकार के जो शब्द हैं, यानी कि आप उपसर्ग का प्रयोग होता है और आप उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हो जाते हैं। आप बीती है, आपके ऊपर बीती हुई, आपके द्वारा कही हुई, आपके द्वारा सुनी हुई, आपके द्वारा देखी हुई, आपके द्वारा बोली हुई है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उपसर्ग हो जाएगा, खुद या स्वयं हो जाएगा। बहु का मतलब ज्यादा या अधिक होता है, तो बहुभुज हो गया, बहुसंख्यक हो गया, बहुमत हो गया। तो यहाँ पर मत है, संख्यक है और भुज है, ये क्या हो जाएंगे, मूल शब्द हो गए। इनके प्रारंभ में क्या लग गया साहब, बहु उपसर्ग लग गया, है ना। इसी प्रकार से खाया है, देखा है, बोला है और देखा है और सोचा है, ये हमारे क्या हो गए साहब, ये मूल शब्द हो गए। इनके प्रारंभ में क्या लग गया, ये उपसर्ग लग गया। तो इन उपसर्ग लगने से शब्द क्या बन गया साहब, इस प्रकार से बन गया। तो बिन खाया, सोचा, देखा और बोला है वो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने बात कर लिया है बिन उपसर्ग, बिन का मतलब बिना हो जाएगा, बहु का मतलब ज्यादा या अधिक हो जाता है, और इसके बाद में आपका कोई खुद या स्वयं है उसके लिए इसका शब्द का प्रयोग वो किया जाता है। ठीक है। आपके बाद में क्या आता है साहब, सम उपसर्ग आता है। तो सम उपसर्ग को लेकर हम बात करते हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी कोई भी शब्द होगा उसके प्रारंभ में जो जुड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। और ये जो शब्द लग रहे हैं उनके ये मूल रूप से क्या है साहब, हिंदी के शब्द हैं। तो हिंदी के शब्द हैं तो हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग है उनमें किया जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो उपसर्ग होगा हम इसी क्रम में पढ़ने वाले हैं भाई। इनको क्या होगा, इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उस दिक्कत का सामना ना हो। ठीक है। इसके बाद में क्या गया, आप हो गया। आपके बाद में देखिएगा सम उपसर्ग। तो 4 नंबर का हमारा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, सम उपसर्ग वो हो जाता है, सम उपसर्ग, है ना। सम का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सम का मतलब है भाई सब समान। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सम उपसर्ग इस रूप में आता है तो ये तो हो जाएगा आपका संस्कृत का। संस्कृत की जो 22 उपसर्ग है उनको लेकर हमने बात की थी। अगर सम में मैं हल्यंत आता है, इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो किस में होंगे, हमारे संस्कृत में चलते हैं। और अगर सम में मैं हल्यंत नहीं आकर मैं पूरा आता है तो वो किसका हो जाएगा, हमारा हिंदी का उपसर्ग हो जाता है। अब देखो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमने बात की थी भाई समतल, समतल है। इसी प्रकार से शब्द आता है साहब समतल है, समकोण है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, समबाहु है ना, समबाहु है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, समभुज है। शब्द क्या आ जाएगा हमारे पास में, समभुज है वो हो जाएगा साहब। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या हो गए, ये उपसर्ग बन गए। सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ और सम उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं इस प्रकार से बन जाते हैं। तो तल है, कोण है, बाहु और भुज है, ये शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे हिंदी के हो गए। हिंदी के शब्द हो गए। हिंदी के साथ में इसमें क्या लगा साहब, हिंदी का उपसर्ग है उसका प्रयोग है वो हो जाता है। ठीक है ना, हिंदी के उपसर्ग का क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। अब देखो ये जो हमने संस्कृत में पढ़ा था ना, संस्कृत में हमने ये पढ़ा था, इस संस्कृत में बनने वाले जो शब्द हमने कौन से देखे थे, तो हमने देखा साहब संविधान है, संविधान है, संविधान है। संविधान किससे बना है, तो सम प्लस विधान से बना है। सम प्लस विधान से क्या बन जाएगा, संविधान बन जाएगा। ऐसे क्या आता है भाई आपका, संविधान है। इसी प्रकार से शब्द आता है साहब संक्षिप्त।
संक्षिप्त शब्द किससे बनता है? तो ये बनता है सम प्लस शिप्त से बनता है संक्षिप्त। ऐसे शब्द क्या आता है भाई? तो यहाँ पर आ जाएगा संविधान है, संक्षिप्त है। ऐसे शब्द आता है संलग्न है, संलग्न है। संलग्न जो शब्द बना है वो किससे बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका सम प्लस लगन, सम प्लस लग्न है वो हो जाएगा साहब, सम प्लस लगन है उससे क्या बन जाएगा आपका? संलग्न है वो बन जाता है। सम प्लस लगन से क्या बन जाएगा? संलग्न बन जाएगा। ऐसे देखो इस शब्द क्या आता है? सम्मान, सम्मान है। सम्मान शब्द भी किससे बन जाएगा? तो सम प्लस मान से बन जाता है साहब सम्मान। सम प्लस मान से क्या बन जाएगा? सम्मान। अब समझिएगा यहाँ अगर जब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न वो कैसे पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना वो किस प्रकार से बनती है भाई? तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि संविधान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब ध्यान दीजिएगा अगर सम में मैं पूरा आ रहा है, कैसे? जैसे सम प्लस तल हो गया, सम प्लस कोण हो गया, सम प्लस बाहु हो गया, सम प्लस भुज हो गया, तो यहाँ पर सम उपसर्ग आ रहा है वो क्या रहा आपका? मैं पूरा आ रहा है। अगर यह संस्कृत वाला जब उपसर्ग होगा समहलिंत वाला तब क्या होगा साहब? तो वहां पर क्या होगा? या तो ऊपर अनुस्वार आएगा, और अनुस्वार नहीं आता है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? जो दो पंचम वर्ण है वो पंचम वर्ण एक साथ में प्रयोग होंगे। अगर ऐसा होता है तो समझ आएगा वहां पर कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है? संस्कृत का जो सम उपसर्ग है उसका प्रयोग हो रहा है। अगर सम में मैं पूरा आ रहा है, समतल, समकोण, समबाहु, समभुज है, इस रूप में आ रहा है तो हमारा हिंदी का उपसर्ग है वो हो जाएगा। इससे बनने वाले शब्द इस प्रकार से होंगे, इससे बनने वाले जो शब्द है ना इसका इस प्रकार से निर्माण होगा। इनमें क्या आएगा आपका? या तो अनुस्वार का प्रयोग होगा ऊपर, या क्या आएगा? पंचम वर्ण के रूप में प्रयोग है वो होने वाला है। दोनों में अंतर ये है। समझ में आ गया? इस सम का मतलब क्या हो जाएगा? समान। तो जिसका तल समान हो, जिसके कोण भी समान हो, जिसकी भुजाएं भी समान हो और जिसमें भुज है वो भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका? समभुज कहलाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमने बात की है। सम उपसर्ग के बाद में अगर हम बात करें तो सम के बाद में क्या जाएगा हमारे पास में? नाना। तो पांचवा बार उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? नाना हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं है आपको देखने में। फिर आता है साहब नाना। नाना का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विविध। नाना का मतलब क्या हो जाएगा? विविध हो जाएगा। जैसे नाना रूप, नाना रूप, नाना जाति, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार, नाना रूप, नाना जाति और क्या हो जाएगा साहब? नाना विकार है वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाना रूप है, जाति है और विकार है, ये हमारे क्या हो गए? मूल शब्द हो गए। तो विकार, जाति और रूप है ये मूल शब्द हो गए। इसमें क्या लग गया साहब? नाना, जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हो गया। ठीक है ना? तो नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार और नाना प्रकार क्या जाएगा? नाना प्रकार, यानी कि विविध प्रकार है उनको लेकर हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर प्रकार है, विकार है, जाति है, रूप है, ये मूल शब्द हो गए। और यहाँ पर क्या हो गया साहब? नाना उपसर्ग का प्रयोग हो गया। ध्यान दीजिएगा, इन उपसर्गों का पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही है कि आपको पता रहे कि इस प्रकार के कोई उपसर्ग होते हैं। उपसर्गों का अगर हमें पता होगा तो हम आराम से जो 4 विकल्प है उन 4 विकल्पों से सही आंसर तक हम पहुँच जाएंगे। क्योंकि यहाँ से उपसर्ग को तो हम छांट लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ऐसा कोई उपसर्ग होता है क्या, इस प्रकार का कोई उपसर्ग है वो होता है क्या। अगर ऐसा हमें पता चल जाएगा तो हमारा आराम से जो प्रश्न होगा वो क्या हो जाएगा साहब? सही हो जाएगा। तो नाना हो गया। इसके बाद में देखिएगा फिर क्या आता है हमारे? छठा जो उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा आपका? अध हो जाएगा। अध, अध का मतलब क्या होता है साहब? आधा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जैसे अध जला, क्या हो जाएगा साहब? अध जला है, अध जला है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका? अध पका है, अध जला, अध पका, अध खिला, अध खिला, अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध मरा है ना? अध मरा, अध खिला, अध पका, अध जला। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया साहब? अध उपसर्ग हो गया। अध का मतलब क्या होता है? आधा होता है। आधा जला हुआ है, आधा पका हुआ है, आधा खिला हुआ है और आधा मरा हुआ है। तो मरा हुआ है, खिला हुआ है, पका हुआ और जला हुआ वो हमारा, ये क्या हो जाएगा साहब? अध उपसर्ग का प्रयोग है। उससे बनने वाले जो शब्द हैं इस प्रकार से बन जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो नई एनसीईआरटी वाली हमारी जो किताब आई है उसमें एक उपसर्ग और जोड़ा गया है, वो भी हम यहाँ पर ही जिक्र कर लेते हैं। वो आता है आपका अध है। इसका मतलब होता है नीच या नीचे, नीच या बुरा। इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब? नीच या बुरा है वो हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है भाई? इस अध से क्या बनते हैं? तो यहाँ पर बनता है अधोगति, अधोगति, अधोगत, अधोगति, अधोगत और क्या हो जाएगा आपका? अधोमति। क्या हो जाएगा आपका? अधोमति है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा है मति है, गत है, गति है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा है आपका? अध उपसर्ग लगा।
अब एग्जाम में प्रश्न वो कैसे पूछा जा सकता है, तो वह यहाँ पर दे सकता है कि जैसे अधोगति है, अधोगत और अधोमति है, और क्या हो जाएगा आपका अधखिला है, ऐसा दे दिया जाएगा। और फिर पूछा जाएगा कि यहाँ पर अध उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है, वो अध है, ये अध है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अधोगति है, अधोगत है, और क्या हो जाएगा आपका अधोमति है, वो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से दे दे अध जला, अध पका, अध खिला, और क्या दे दे आपका अधोगति, तो यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कौन सा उपसर्ग, यहाँ पर अध उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अध जला, अध पका, अध खिला है, इनमें तो अध उपसर्ग का यानी कि आधा है, जो अर्थ आधे का जो अर्थ का बोध कराता है वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो भी तीनों में से कोई सा भी विकल्प दिया जाएगा उसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, अध उपसर्ग का प्रयोग है, वो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है भाई, इस प्रकार से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज है। अदय के बाद में क्या था साहब, आपका आता है अन, ठीक है ना, अन। तो एक बार देखिएगा, अन उपसर्ग को लेकर अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा शब्द बनने वाले हैं, अन उपसर्ग से बनने वाले कौन से शब्द होंगे। अन का मतलब होता है नहीं, इसका मतलब क्या होता है भाई, नहीं। तो जैसे आता है अन बन, अन बन, अनजान, अन बन, अनजान, अनहोनी, अनहोनी, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका अनदेखी, अन बन, अनजान, अनदेखी, अनदेखी, अन बन, अनजान, अनहोनी, अनदेखी, अनसुनी, अनसुनी। तो यहाँ पर ये क्या बने साहब, ये हमारे शब्द बने। तो सुनी है, देखी है, होनी है, जान है, बन है, ये शब्द ही हमारे क्या हो गए, मूल शब्द हो गए। इनमें कौन सा लग गया साहब, अनुपसर्ग है, वो लग गया, और अनुपसर्ग लगकर ये क्या बन गया आपका, इस प्रकार के शब्द है वो बन जाते हैं। अब समझिएगा, अगर हम बात करें हिंदी के संदर्भ में, यहाँ पर हम जो संस्कृत है, संस्कृत में हमारा अनुपसर्ग आया था, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से देखे थे हमने, तो यहाँ पर हमने देखा था साहब अनेक। अनेक शब्द किससे बना है, तो अन प्लस एक से बना है। इसी प्रकार से हमने क्या देखा था, अनाहूत, अनाहूत, इससे बनने वाले शब्द क्या है, तो अन प्लस आहूत हो जाएगा, अन प्लस आहूत हमने देखा था। ऐसे हमने क्या देखा था, अनैतिहासिक, अनैतिहासिक शब्द देखा था। इससे बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अन प्लस ऐतिहासिक हो जाएगा, अन प्लस ऐतिहासिक है वो हो जाता है साहब, अन प्लस ऐतिहासिक है वो हो जाएगा। अब समझिएगा, यहां हम जो बात कर रहे हैं, अन प्लस एक से अनेक हो गया, अन प्लस आहू से अनाहूत हो गया, और अन प्लस ऐतिहासिक से क्या बन गया साहब, अनैतिहासिक वो बन गया। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुपसर्ग का प्रयोग वो हुआ है, और अनुपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो इस प्रकार से बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या रहा आपका अन है, ये संस्कृत का हो गया। यहाँ पर इसको हमने कहाँ पर पढ़ा था, तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हमने पढ़े थे उसमें हमने बात की थी साहब। इस अन में जो संस्कृत का आता है उसमें न क्या आता साहब, हल्यंत आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हल्यंत के रूप में आता है। और यहाँ पर जो अन आता है वो हिंदी का जब आएगा उसमें न क्या आएगा साहब, आपका पूरा आएगा। अन बन है, अनजान है, अनहोनी है, अनदेखी और अनसुनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साहब, बन है, जान है, होनी है, देखी है, और क्या हो जाएगा आपका सुनी है। ये क्या हो गए साहब, मूल शब्द हो गए। इसमें क्या लग गया, अनुपसर्ग लग गया। तो संस्कृत का अगर अन होगा तो उसमें क्या आएगा, न हल्यंत आएगा, और हिंदी का जब अनुपसर्ग होगा उसमें न क्या आएगा आपका पूरा आएगा। इस रूप में आएगा तो हमारा हिंदी का हो जाएगा, इस रूप में आएगा तो वो संस्कृत का हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न कैसे भी आ जाए, हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अगर वो देगा अनबन, अनजान, अनहोनी, और यहाँ पर दे दिया अनेक दे दिया, और फिर पूछ लिया जाएगा अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर तो अन में न पूरा वाला है यानी हिंदी वाला है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो संस्कृत का हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। चलो साहब, तो यहाँ पर सम हो गया, समतल, समकोण, समबाहु हो गया। नाना का हो गया, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार, नाना प्रकार हो गया। अध का मतलब आधा हो गया, अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा हो गया। अधय का अधोगति, अधोगत और अधोमति है ना। अन का मतलब हो जाएगा अनबन, अनजान, अनहोनी, अनदेखी, और क्या हो जाएगा आपका अनसुनी है। इन शब्दों का क्या हो जाता है साहब, निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अन हमारा उपसर्ग हो गया। अन के बाद में क्या आता है साहब, हमारा अ उपसर्ग आता है, तो इसको लेकर हम बात करते हैं। ये आपने समझ लिया होगा संधि में हिंदी में कैसे हैं और संस्कृत में किस प्रकार से बनने वाले हैं, ठीक है ना। संस्कृत में और हिंदी में जो दोनों में अंतर है, संस्कृत में आएगा तो मैं क्या आएगा आपका, यहाँ पर जो मैं आता है वो क्या आएगा, हल्यंत। अगर हिंदी में जो अन आता है वो तो क्या आएगा, पूरा आएगा, और संस्कृत में अन आता है वो क्या आता है साहब, हल्यंत आता है इस रूप में, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, संस्कृत में और हिंदी के जो उपसर्ग हैं उन दोनों में ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलो साहब, अब हम बात करते हैं हमारे कुछ और उपसर्गों को लेकर। और उपसर्ग हैं जिनको लेकर हम बात करते हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं भाई।
अन के बाद में क्या था साहब, हमारे पास में आ गया ओ, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और इसके बाद में आ गया साहब 8, 8वें नंबर पर हमारा कौन सा हो जाएगा आपका औ उपसर्ग हो जाएगा। औ, औ का मतलब क्या होता है साहब, तो बुरा होता है, बुरा या विपरीत। बुरा या विपरीत जो है शब्द है उसका अर्थ का बोध कराता है। जैसे क्या आता है भाई, यहाँ पर आ जाएगा औशर, इसी प्रकार शब्द क्या जाएगा ओ तार, इसी प्रकार शब्द क्या जाएगा ओ घड़, क्या जाएगा आपका ओ घड़ है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया औ उपसर्ग का प्रयोग है वो हो जाता है। औ उतार है, औ शर है, और क्या हो जाएगा आपका औ घट है वो हो जाता है, ठीक है। औ के बाद में क्या आता है साहब, स आता है ना। तो से का मतलब क्या होता है, तो साथ या सहित होता है। इसका मतलब साथ या सहित के संदर्भ में क्या निकलता है साहब, इसका अर्थ निकलता है। जैसे शब्द आता है सपूत, है ना, सपूत, शकर्मक, सपूत सकर्मक। इसी प्रकार से शब्द क्या जाएगा आपका सफल, सफल, सपरिवार, सपरिवार है ना, सपरिवार है, सपत्नी है, सपरिवार है, क्या जाएगा आपका सपत्नी है। तो पत्नी है, परिवार है, फल है, कर्मक है, सपूत है। ये जो क्या हो गए साहब स उपसर्ग हो गया, इनके साथ में ये जो मूल शब्द है इस रूप में प्रयोग हो गए। और यहाँ पर स का मतलब क्या होता है, साथ या सहित होता है, साथ या सहित। तो सपूत, पूत का मतलब पुत्री होता है, तो पूत के साथ में, सकर्मक कर्म के साथ में, सफल फल के साथ में, सपरिवार परिवार के साथ में, सपत्नी पत्नी के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स उपसर्ग का प्रयोग वो हो जाता है भाई। स के बाद में क्या आता है आपका न उपसर्ग आता है, न आता है। और न का मतलब क्या होता है साहब, नहीं होता है। तो जैसे आ गया आपका न कुल, जिसका कोई कुल ना हो, न कुल है, नास्तिक है, न कुल है, नास्तिक है। नास्तिक किससे बनता है, तो न प्लस आस्तिक से बन जाएगा नास्तिक। न कुल है, नास्तिक है। ऐसे शब्द आता है साहब नेति, नेति शब्द किससे बनता है, तो न प्लस इति से बन जाएगा साहब नेति है ना, नेति है। ऐसे शब्द क्या जाता है न पूषक, नपुंसक है वो हो जाएगा, जिसकी कोई पहचान नहीं है भाई, है ना। तो नकुल है, नास्तिक है, नेति है ना। न उपसर्ग का मतलब नहीं हो गया, नकुल जिसमें कोई कुल, जिसका कोई कुल ना हो, नास्तिक जो किसी में आस्था नहीं रखता हो, है ना। और नेति, नास्तिक का मतलब क्या होता है, जो वेदों में विश्वास नहीं करता वो क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। नेति जिसकी कोई समाप्ति नहीं होती है, और नपुंसक जिसका कोई पहचान या कोई चिन्ह नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका नास्तिक हो जाएगा, नपुंसक है वो हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हमने कौन सा उपसर्ग है, तो औ का मतलब बुरा, तो औ शर ओ घट, और ओ क्या हो जाएगा ओतार। स का मतलब साथ में सपूत, सकर्मक, सफल, सपरिवार और सपत्नी है वो हो जाएगा। ऐसे न का मतलब नहीं, तो नकुल, नास्तिक है, नेति है, नपुंसक है। ये हमारे कौन से हो जाएंगे, न उपसर्ग का प्रयोग से बनने वाले जो शब्द हैं वो हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमने बात कर ली है। इसके बाद में देखो न के बाद में क्या था साहब आपका भर उपसर्ग आता है। तो भर उपसर्ग को लेकर हमने बात करते हैं। यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया होगा, ठीक है। चलें आगे, यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया होगा भाई। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो 11वें नंबर का जो उपसर्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा, 11वें नंबर का जो उपसर्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, न के बाद में आ जाएगा हमारा उपसर्ग, न के बाद में है वो कौन सा हो जाएगा साहब, भर उपसर्ग हो जाएगा। तो 11वें नंबर पे हमारा कौन सा उपसर्ग हो गया साहब, भर। भर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पूरा। तो जैसे भर मार, भर मार, भर सक, भरपूर, भरपूर, है ना, भर मार, भर सक, भरपूर, है ना, भरपूर। ऐसे आ जाएगा आपका भर पेट, भर पेट। तो यहाँ पर क्या हो गया साहब, भर उपसर्ग का प्रयोग हो गया। तो मार है, शक है, पूर है, और क्या हो जाएगा आपका पेट है वो हो जाएगा। और सब कौन सा लगा साहब, भर उपसर्ग का प्रयोग है वो हुआ है। तो भर उपसर्ग से बनने वाले इस प्रकार के शब्द हो जाएंगे, भर मार, भर शक, भरपूर और भर पेट है। भर के बाद में क्या आता है साहब, तो भर के बाद में आता है उन। क्या जाएगा हमारा 12वें नंबर अगर हम बात करें तो फिर क्या जाता है साहब, उन उपसर्ग का प्रयोग हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा, उन उपसर्ग। उनका मतलब क्या होता है, एक कम, एक कम के संदर्भ में इनका अर्थ निकलता है। जैसे शब्द आता है हमारे पास में 29, ऐसे शब्द आता है 39, है ना, 29 है, 39 है। इसी प्रकार शब्द क्या जाएगा, 59 है, 59 है। तो 29 है, 39 है, और क्या हो जाएगा साहब 59 है। इस प्रकार की क्या बन जाएगी हमारी, ये शब्द बन जाते हैं। उनका मतलब क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, है ना। तो 59, 60 में एक कम है,
59 का क्या हो जाएगा, 60 में एक कम है, 39 40 में से एक कम है, 29 30 में से एक कम है ना। बरमार, भरपूर, भरसक और भरपेट है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या था साहब, का उपसर्ग है। का उपसर्ग से बनने वाले कौन से शब्द बनेंगे, तो यहाँ अगर हम बात करें साहब का उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं, तो का मतलब होता है साहब बुरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। अब देखो इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे, तो यहाँ पर आता है साहब का जल, का जल है। इसी प्रकार से आता है का पुरुष है, का जल है, का पुरुष है। इसी प्रकार शब्द क्या आता है, कायर है। क्या आ जाएगा साहब, कायर है। तो काजल है, का पुरुष और कायर है, यहाँ पर का उपसर्ग का प्रयोग हुआ और इससे बनने वाले जो शब्द है वो हमारे इस प्रकार से बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा, काजल है, का पुरुष है और कायर है, ये हमारे क्या हो गया, का उपसर्ग का प्रयोग हुआ। का मतलब क्या होता है, बुरा है, बुरे के संदर्भ में इसका अर्थ वो निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। ये आपको क्या ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। का के बाद में क्या आता है साहब, तो का के बाद में आता है चिर। तो फिर हमारा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, चिर हो जाएगा। चिर का मतलब क्या होता है साहब, सदैव होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। जैसे शब्द बनता है साहब चिरकाल, चिरकाल, चिर, चिरकार, चिर स्थाई, चिर स्थाई। ऐसे शब्द क्या जाता है भाई, चिर परिचित, चिर परिचित है वो हो जाएगा। ऐसे शब्द क्या आता है, चिर यौवन, चिर यौवन है वो हो जाएगा। ऐसे शब्द क्या आता है भाई, चिरकार है, चिर स्थाई है, चिर परिचित है, चिर यौवन है ना, चिर यौवन है, चिर यौवन है। ऐसे शब्द क्या जाता है, चिरायु, चिरायु है। चिरायु शब्द किससे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा चिर प्लस आयु से बनता है। किससे बन जाएगा, चिर प्लस आयु है उससे बन जाता है। तो चिरकाल है, चिर स्थाई है, चिर परिचित है, चिर यौवन है और चिरायु है ना। और क्या जाएगा आपका, चिरजीवी, चिरजीवी है वो हो जाता है साहब, चिरजीवी है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साहब चिर उपसर्ग हो गया, और चिर उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। तो चिरकाल है, चिरस्थाई है, चिर परिचित है, चिर यौवन है, चिरायु और चिरजीवी है वो हो जाएंगे। तो कौन सा उपसर्ग लगा साहब, चिर उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उससे बनने वाले जो शब्द हैं वो हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, चिर उपसर्ग का मतलब क्या होता है, तो चिर उपसर्ग का मतलब होता है साहब सदैव, है ना। तो चिरकाल हमेशा या हर काल या हर समय में रहने वाला है। चिरस्थाई जो हमेशा ही बना रहता है ना, जिसका कोई भी नष्ट होने की संभावना नहीं है। आगे क्या है, चिर परिचित जो पहले से ही जानकार है, चिर परिचित पहले से जानकार। चिर यौवन जिसकी जवानी हमेशा ही बनी रहती है, यौवन का मतलब जवानी होता है, तो जिसकी जवानी हमेशा ही बनी रहे वो क्या हो जाएगा, चिर यौवन हो जाएगा। चिरायु का मतलब क्या होता है, जिसकी आयु है वो चिरकाल तक बनी रहती है, चिरायु हो जाएगा। और चिरजीवी, चिरजीवी का मतलब हो गया जो हमेशा ही हर समय में ही जीवित रहने वाला है, वो क्या कहलाएगा आपका, चिरजीवी कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उपसर्ग हो गया साहब, चिर उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कितने उपसर्ग को लेकर बात कर लिया है, 14 उपसर्ग हमारे हो गए हैं। 14 उपसर्ग को लेकर हमने यहाँ पर समझने का जो प्रयास है वो हमने कर लिया है, ठीक है। आगे देखो भाई, 14 के बाद में चिर के बाद में क्या था साहब, तो चिर के बाद में आ गया हमारे 15 नंबर का जो उपसर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, को उपसर्ग हो जाएगा। 15 नंबर का जो उपसर्ग हो हमारा कौन सा हो जाएगा, को उपसर्ग का प्रयोग है वो हो जाता है। तो 15 नंबर का जो उपसर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा, को उपसर्ग हो जाएगा। कु का मतलब क्या होता है साहब, बुरा होता है। जैसे कुपुत्र क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। ऐसे शब्द आता है भाई कुकर्म, यानी कि जो बुरा कार्य है वो हो जाएगा। कुपुत्र है, कुकर्म है। ऐसे शब्द क्या आता है, कुसंगत, कुसंगत है वो हो जाता है। ऐसे शब्द क्या आता है भाई, कुकर्म है, कुसंगत है ना, कुकर्म है, कुपुत्र है, कुसंगत है और क्या हो जाएगा आपका, कुसंगत है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, कुपुत्र हो गया, कुपुत्र हो गया, कुपुत्र हो गया, कुकर्म हो गया, कुसंगत हो गया, है ना, कुसंगत है वो हो जाता है। कौन सा चल रहा है उपसर्ग हमारा, ये हमारा को उपसर्ग का लेकर हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है और, तो यहाँ पर होता है आपका को उपसर्ग हो गया। को के बाद में क्या आता है साहब, हमारा दो उपसर्ग आता है। तो दो उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है ना वो किस प्रकार से बनने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दो उपसर्ग से बनने वाले अगर हम बात करें, दो, ध्यान दीजिएगा, ये दो ऐसा उपसर्ग होता है, समझ में आ गया क्या, दो उपसर्ग है वो भी हमारा होता है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। दो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब साहब दो होता है। अब देखो दो से बनने वाले शब्द कौन से होंगे, तो जैसे शब्द आता है दो नाली, दो नाली है। ऐसे शब्द आता है साहब दो मंजिला, दो नाली है, दो मंजिला है। इसी प्रकार शब्द क्या जाएगा आपका, दो रंगा है ना, दो रंगा है। ऐसे शब्द क्या जाएगा आपका, दोपहर है, क्या जाएगा,
दोपहर है वो हो जाएगा, या दो नाली है, दो मंजिला है, दो रंगा है ना, और दो राह है। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्या आ जाएगा, दो के बाद में कौन सा उपसर्ग है भाई, तो ती उपसर्ग है। कौन सा हो जाएगा, ती उपसर्ग हो जाएगा। ती का मतलब क्या होता है साहब, तीन होता है। ती का मतलब क्या हो जाएगा, तीन होता है। जैसे शब्द आता है आपका तिरंगा है ना, तिरंगा है। ऐसे शब्द क्या आता है भाई, ती पाई है, तिरंगा है, ती पाई है। और शब्द क्या बनेगा हमारा, तो ती मंजिला, ती मंजिला है वो हो जाएगा साहब। तिरंगा है, ती पाई है, ती मंजिला है। और शब्द क्या आता है, ती पाई, ती कोण, ती कोण है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात की है भाई, ती कोण है, ती मंजिला है, ती पाई है, तिरंगा है। तो यहाँ पर ती उपसर्ग का प्रयोग हुआ और इससे बनने वाले जो शब्द हमारे इस प्रकार से बन जाते हैं। तो ये हमारे इस प्रकार की जो उपसर्ग होते हैं इनका हमें पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कोई उपसर्ग होता है। और अगर हमें उपसर्गों का पता चल जाएगा तो हमारा जो प्रश्न होगा तो उसमें जो चार विकल्प आते हैं ये हमें ये पता नहीं रहता कई बार कि ऐसा कोई उपसर्ग होता है क्या। तो अगर हम सारे उपसर्ग हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद में फिर हमारा जो ऑप्शन होगा उन ऑप्शन को काटने में हमें फायदा होगा, है ना। तो तिरंगा, ती पाई, ती मंजिला और ती कोण हो गया। दो नाली है, दो मंजिला, दो रंगा, दोपहर हो गया। कुपुत्र है, कुक्रम है, कुसंगत है ना, कुसंगत हो जाएगा। उसके बाद में क्या आता है भाई, चो आता है। तो चो उपसर्ग है, उसको लेकर अगर हम बात करें, चो, चो का मतलब क्या हो जाएगा साहब, चार हो जाएगा। जैसे चौपाई है ना, चौपाई है। ऐसे शब्द क्या आता है भाई, चौपाल, चौपाल। ऐसे शब्द क्या आता है, चौमासा, चौपाल है, चौपाई है, चौमासा है ना। इसी प्रकार से शब्द क्या आ जाएगा आपका, चौरंगा है, चार रंगों से रंगा हुआ हो जाएगा, है ना। तो चौपाई है, चौपाल है, चौमासा है, चौरंगा है। या हम चौराहा की चौरंगा की जगह हम क्या कर सकते हैं, चौराहा भी कर सकते हैं। चौराह है यानी कि जो चार राह जहां का आकर मिलती है वो क्या कहलाता है आपका, चौराहा कहलाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा कौन सा हो गया, चौपाई। चौपाई जानते हो क्या, दोहा और चौपाई होती है ना, जैसे रामायण है वो लिखी गई है, वो किस में लिखी गई है, चौपाई छंद में, है ना। रहीमन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस प्रकार के होते हैं। तो जिसमें चार पद होते हैं, प्रत्येक पद में 16 मात्राएं होती है ना, वो वाला। तो यहाँ पर चौपाल है, आपने देखा होगा चौपाल, चौपाल जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो चौपाल है जहाँ पर क्या होते हैं, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं या जो गांव के वरिष्ठ लोग हैं वो आकर बैठते हैं और बैठकर जो लोगों की समस्याओं सुनने का काम करते हैं, वो क्या हो जाएगा, चौपाल हो जाएगा। चौमासा, चार मास कौन से भाई, जो बारिश वाले जो 4 महीने होते हैं वो हो जाएगा। और चौराह है, जहाँ चार राह आकर मिलती हैं, चार राह जहाँ आकर मिलते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, चौराहा कहलाता है। चौ के बाद में अगर हम बात करें तो फिर क्या जाएगा साहब, आपका पच आ जाएगा, है ना। तो आगे वाला जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा आपका, पच होगा। पच का मतलब क्या होता है साहब, 5 होता है। तो जैसे पचमेल, पचमेल है, पचकूटा, पचमेल है, पचकूटा है ना। ऐसे शब्द क्या जाएगा आपका, पचरंगा, पचरंगा है। तो यहाँ पर पचमेल है, पचकूटा है, पचरंगा है। और क्या जाएगा आपका, पंचवटी, क्या जाएगा आपका, पंचवटी है वो हो जाएगा, पंचवटी है वो हो जाएगा, पंचवटी है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया भाई, पच उपसर्ग से बनने वाले पचमेल है, पचकूटा है, पचरंगा है और पचवटी है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया, पच उपसर्ग से बनने वाले ये शब्द हो गए। तो पच हो गया। पच के बाद में क्या आता है आपका, ओ आता है ना, वो आता है। तो यहाँ तक की जो उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी उपसर्ग पढ़ने के बाद में जब भी 4 ऑप्शन देखेंगे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुपुत्र, कुक्रम, कुसंगत, को उपसर्ग से बनने वाला, को का मतलब बुरा हो गया। दो से बनने वाला, दो का मतलब 2 होता है, तो दो नाली, दो मंजिला, दुरंगा, दुरा है। ती से बनने वाला, ती का मतलब 3 हो गया, तो तिरंगा है, तीपाई है, ती मंजिला और तीकोण हो गया। चौ से बनने वाले क्या हो गया, चौपाई है, चौपासा है, चौपाल है और चौरा है। और पचमेल है, पचकूटा है, पचरंगा और पचवटी है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, पचवटी का मतलब 5 वटवृक्ष जहां पर रहते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, पचवटी कहलाता है। ठीक है भाई, चलो साहब 19 हमारे उपसर्ग हो गए। 19 के बाद में अगर हम बात करते हैं 20वां उपसर्ग को लेकर कि 20वां जो हमारा उपसर्ग है वो कौन सा होने वाला है। 20वां जो हमारा उपसर्ग है वो कौन सा होने वाला है। हम इसी ट्रिक्स के आधार पर ही चल रहे हैं ताकि याद करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं होए। ठीक है, तो यहाँ पर 20वां जो हमारा उपसर्ग हो जाएगा साहब वो कौन सा हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, है ना, ऊ हो जाएगा। और ऊ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बुरा या विपरीत के रूप में, बुरा या रहित के रूप में इसका अर्थ निकलता है। ठीक है ना, जैसे ऊ चक्का, ऊ चक्का है, ऊ छलना, ऊ चक्का है, उछलना है
इसी प्रकार से क्या जाएगा उजड़ना, उजड़ना है, क्या हो जाएगा साहब उजड़ना है, उछलना है, उजड़ना है, उचक्का है, उछलना है, उजड़ना है ना। उचक्का है, उछलना है, उजड़ना है। ऊ के बाद में क्या आता है साहब पर आता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारा उपसर्ग है साहब ये। पर का मतलब क्या होता है, तो पर का मतलब होता है दूसरा। कौन सा उपसर्ग है साहब पर। इस पर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब दूसरा होता है। पर का मतलब क्या हो जाएगा दूसरा। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे के रूप में अर्थ निकलता है। कैसे कैसे शब्द बनेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा परहित, है ना, परहित, परोपकार, परहित परोपकार। परोपकार शब्द किससे बनता है, तो पर धन उपकार से बनता है साहब परोपकार। क्या बन जाएगा आपका उपकार, पर धन उपकार से परोपकार बन जाता है। ऐसे शब्द क्या आता है भाई प्राश्रित, प्राश्रित, प्राश्रित किससे बन जाएगा, तो पर प्लस आश्रित से बन जाता है साहब प्राश्रित, है ना। पर प्लस आश्रित से क्या बन जाएगा आपका प्राश्रित, जो शब्द है उसका निर्माण है वो हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं भाई कि पर उपसर्ग से बनने वाला होगा तो परहित है, परोपकार है, प्राश्रित है। इसी प्रकार शब्द क्या जाएगा आपका परकाज, परकाज है ना, परकाज है, परोपकार है, पराश्रित है ना। इसी प्रकार शब्द क्या जाता है परजीवी, परजीवी, है ना, दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाला परजीवी। परकाज दूसरों का कार्य हो जाएगा, परहित दूसरों का हित देखना हो जाएगा, परोपकार दूसरों का उपकार करना हो जाएगा, पराश्रित दूसरों के ऊपर आश्रित या निर्भर रहने वाला है वो हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका पराश्रित कहलाता है। समझ में आया भाई। पर के बाद में क्या आता है साहब आपका, तो पर के बाद में एक और ध्यान रखना है, एक हमारा पर उपसर्ग और आता है ना। पर इसका मतलब क्या होता है साहब बड़ा होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कैसे भाई, इससे बनने वाले जो शब्द है ना वो कैसे होंगे, तो पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से होंगे, तो यहाँ पर आता है आपका परदादा, परदादा है। इसी प्रकार से शब्द आ जाता है साहब पर पोता है, परदादा है, पर पोता है ना, और पर कोठा है। अब यहाँ से जो शब्द आता है वो कैसे आता है, क्या आता है साहब, इस प्रकार के जो शब्द है ना वो कैसे आते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो ऐसे आएगा, पर का मतलब बड़ा होता है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन देगा, परहित है, परकाज है, परजीवी है, और यहाँ पर क्या दे दिया परदादा दे दिया, और फिर पूछ लिया गया कि इनमें से भिन्न उपसर्ग कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों ही उपसर्ग है तो परी, लेकिन एक पर का मतलब तो क्या हो गया दूसरा हो गया, और एक पर का मतलब क्या होता है यहाँ पर बड़ा है उसके संदर्भ में आ रहा है। तो ये दोनों में अंतर है वो आपको ध्यान रखना है। तो परदादा, परपोता और परकोटा है, यहाँ पर भी है तो परोपसर्गी, लेकिन ये पर जो दूसरे के रूप में नहीं है, यहाँ पर का मतलब क्या आया बड़े के रूप में आया, पर है वो बड़े के रूप में आया है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया भाई। तो यहाँ पर परहित है, दूसरों का हित देखना है, तो यहाँ पर हित आ गया। परोपकार में क्या जाएगा परधन उपकार, दूसरों का उपकार देखना है ना। पराश्रित दूसरों के ऊपर आश्रित रहना है, परकाश दूसरों का कार्य हो जाएगा, परजीवी दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाला हो जाएगा। जबकि यहाँ पर का मतलब बड़ा होता है तो परदादा। अब देखो ध्यान दीजिएगा, परदादा जानते हो क्या, जैसे कि अपने पिता है, पिता के भी पिता वो अपने क्या हो गए दादा हो गए, और दादा के भी फिर क्या होते हैं पिता होते हैं, वो क्या कहलाते हैं परदादा कहलाते हैं। परपोता, परपोता का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पिता है, पिता के हम हो गए बेटे, हमारे जो बेटा होगा वो उनका क्या हो जाएगा पिता का पोता हो जाएगा, है ना, और उसके भी जो बेटा होगा वो क्या कहलाएगा परपोता कहलाता है। और परकोटा क्या कहलाता है साहब, तो पहले जो राजा महाराजा थे तो राजा महाराजा गढ़ के ऊपर क्या बना लिया साहब अपना भवन है वो बना लिया। इस भवन है यहाँ पर जो किसी भी पहाड़ी के ऊपर अपन क्या बनाते साहब घर है वो बनाते थे, मकान बनाते थे, अपना गढ़ है वो बनाते थे। अब गढ़ के पास में आसपास ये क्या करते बाउंड्री बनाते थे, तो वो तो क्या होगी वो बाउंड्री हो गई। इसके बाद में भी और आगे दूर तक भी क्या बनाते थे साहब एक बाउंड्री बनाते थे, और उस बाउंड्री में क्या करते थे यहाँ पर इस प्रकार की जो मार्ग है वो खोल दिया करते थे। जैसे कि जयपुर है, जयपुर में परकोटा होता जो जिसमें अलग अलग नाम दे रखा है, सूरज पोल, चंद्र पोल, वो पोल है ना, तो वो क्या हो जाएगा साहब परकोटा है वो हो जाएगा। तो बड़ा जो कोटा होता है उसको क्या बोला करते हैं परकोटा बोला करते हैं, या बड़ी बाउंड्री हो जाएगी उसको ले। तो यहाँ पर ये पर का मतलब बड़े के रूप में आया है, और यहाँ जो पर आ रहा है वो किसके रूप में आ रहा है दूसरों के रूप में आ रहा है। तो परहित दूसरों का हित देखना, परोपकार दूसरों का उपकार देखना, पराश्रित दूसरों के ऊपर आश्रित निर्भर रहना, और प्रकाश दूसरों का कार्य देखना, परजीवी दूसरों के ऊपर जीवित रहना है वो हो जाएगा। दोनों उपसर्ग हैं तो समान ही, लेकिन अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर है। एक किसका बोध करा रहा है बड़े के रूप में, एक किसका उपरोध करा रहा है आपका दूसरा है उसके रूप में बोध करा रहा है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, तीनों ऑप्शन ये देकर एक ऑप्शन ये दे सकता है,
फिर पूछ सकता है कि यहाँ पर उपसर्ग जो बड़े के रूप में आता है उसका प्रयोग किस में नहीं हुआ है, या पर उपसर्ग जो उपसर्ग है वो भिन्न रूप में किस में आया है। तो ये जो तीनों शब्द आ रहे हैं वो बड़े के रूप में आ रहे हैं, और यहाँ पर जो पर उपसर्ग आ रहा है वो किसके रूप में आ रहा है, दूसरों के ऊपर आश्रित रहने के रूप में आ रहा है। ठीक है ना। पर के बाद में कौन सा है भाई, हमारा क उपसर्ग है। और फिर हमारा जो 22वां जो उपसर्ग है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, क उपसर्ग हो जाएगा। क का मतलब क्या होता है साहब, बुरा होता है। जैसे कपूत, कपूत है। इसी प्रकार शब्द क्या आता है भाई, कलंक है। कपूत है, कलंक है ना, कलंक है। ऐसे शब्द क्या आ जाएगा आपका, कठोर है। कपूत, कलंक और क्या आ जाएगा आपका, कठोर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये कौन सा हो गया, हमारा क उपसर्ग हो गया। इस प्रकार से हमारी हिंदी की जो 22 उपसर्ग है इनको याद करने का जो तरीका है या जो ट्रिक्स हो सकती है वो हमने यहाँ पर आपके साथ में साझा की है। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कोई उपसर्ग होते हैं क्या। जैसे हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषा के अलग अलग तरीके से या अलग अलग जो ट्रिक्स के माध्यम से हम बात कर लेंगे तो आराम से आप इन चीज़ों को, इन उपसर्गों को आप समझ पाएंगे, इनमें अंतर समझ पाएंगे और आपका सही आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। होता क्या है कि कई बार हमें यही पता नहीं होता कि ऐसा कोई उपसर्ग होता है क्या। तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग उनको याद करने का जो तरीका है वो बताया गया था। आ, भी, नी, सम, प्र, सु, रस, पवन, भी, एन, टिडी, रात्रि, तप, स्व, अपि। और ये हमारे जो उपसर्ग हैं वो कौन से हो जाएंगे, हिंदी के। इनको याद करने का जो तरीका था, तो बिन, बहु, आप, सब, नाना, आधा, अन, ओसन, बर लेना, क्योंकि उनका चिरकु 2 3 4 5 ऊपर क। इस प्रकार से ये 22 उपसर्ग वो हमारे हिंदी के हो जाते हैं। ठीक है ना। हिंदी के जो 22 उपसर्ग है उनको लेकर हमने यहाँ पर बात कर ली है, यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा है, बिन है, बहु है, आप है, सम है, नाना है, अध है, अन है, ओ है, स है, न है। इसके बाद में भर आ गया, फिर आ गया उन है, का है, चिर है, फिर कु है, फिर दू है, ती है, चो है, पच है, ऊ है, पर है और क है। ये हमारे 22 उपसर्ग हो गए। इन 22 उपसर्ग के साथ में हमने 2 उपसर्ग और हमने बात कर लिया है। जैसे कि हमने बात किया था अध के साथ में अध उपसर्ग को लेकर बात कर लिया, और इसी प्रकार से यहाँ पर है, पर के साथ में पर उपसर्ग है, और पर एक दूसरे के रूप में एक पर है उसके रूप में हमने बात कर ली। तो ये हमारी जो हिंदी के 22 उपसर्ग है उनको लेकर हमने समझने का प्रयास किया है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें समझ में आ गई तो हमारा जो प्रश्न किसी भी प्रकृति से, किसी भी प्रकार से आए, हम आराम से आंसर देने में सक्षम होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम जो हिंदी की विदेशी भाषा की जो 22 उपसर्ग है उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।